Hello everyone. Today we start next topic in chapter first fundamental unit of life. तो जो हमारा लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था। फिर सेल के नंबर के बेस पर जो ऑर्गेनिज्म थे वो कितने टाइप के थे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो सेल होती है उसकी को डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। तो जो सेल होती है उसके कितने मेन कंपोनेंट होते हैं, ये लास्ट लेक्चर मैंने आपको ख़त्म किया था, तब बताया था कि 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सेल्स। जो सेल्स होती है, कोई भी सेल होती है, चाहे से वो यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब में एक जैसा होता है। तो जो सेल होती है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये मैंने डायग्राम बना के भी बताया था। जैसे ये सेल है, इसमें बीच में न्यूक्लियस है, बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बीच में जो भरा हुआ है फ्लूइड उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। अब हम एक एक करके ये तीनों कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो मैंने ये पॉइंट से आपको फंक्शन लिखे हुए हैं, तो आपको ऐसे पॉइंट टू पॉइंट इनको याद करना है, आपको लर्न करने में इससे ईजी रहेगा। तो फर्स्ट है, इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच सेल। ये किसी भी सेल की क्या होती है? बाउंड्री होती है। विच सेपरेट टू साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। तो जो ये बाउंड्री होती है वो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बाहर के जो एनवायरनमेंट है उससे क्या करती है? सेपरेट रखती है। तो जो साइटोप्लाज्म है, यदि ये बाउंड्री नहीं हो तो ये साइटोप्लाज्म क्या हो जाए? बाहर निकल के आ जाए। तो ये जो सराउंडिंग का मतलब बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे ये साइटोप्लाज्म को क्या रखती है? सेपरेट करती है। तो फर्स्ट है, इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। चारों तरफ से उसको क्या करती है? सेपरेट करती है। प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये दोनों में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। इट इज़ ए मेडअप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड्स की। इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर। ये क्या होती है? सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है कि ये अपने अंदर जाने वाले और बाहर से अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर जाने वाले जो भी सब्सटेंस है या मिनरल्स हैं उनको क्या करती है? ये सेलेक्ट करती है। यानी ये मेम्ब्रेन ही बताती है कि किस सब्सटेंस को सेल के अंदर जाना है और किसको बाहर आना है। तो इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर। इट अलाउज सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। तो यही अलाउ करती है मिनरल्स को अंदर जाने और अंदर से बाहर जाने के लिए। इट इज़ फ्लेक्सिबल। ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। कैन बी फोल्डेड। ये क्या हो सकती है? फोल्ड हो सकती है। ब्रोकन, टूट भी सकती है। एंड री यूनिटेड, और वापस से क्या हो जाती है? रीयूनिटेड हो जाती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी नेचर है कि किस तरह की होती है, किसकी बनी होती है, ये सारा कुछ हमने इस पॉइंटों में पढ़ लिया है। अब आपको बताया है कि जो भी मिनरल्स हैं, वाटर है, गैसेस हैं, वो सब किस में से होकर के सेल के अंदर जाती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर होकर जाती हैं। तो ये किस तरह से जाती हैं, कौन सा प्रोसेस इसमें काम करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि जो सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस प्रकार से होता है। तो ये 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट है डिफ्यूज़न और सेकेंड है ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूज़न क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या है ये हम अच्छी तरह समझेंगे। दोनों डेफिनेशन क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो डिफ्यूज़न इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब होता है अचानक होने वाला मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। ये ऐसा मूवमेंट है सब्सटेंस का अचानक होने वाला जो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से रीजन से कहाँ पर होता है? लो कंसंट्रेशन।
रीजन की। O2 एंड Ca2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूज़न के द्वारा ही O2 और जो CO2 होती है वो सेल मेम्ब्रेन में क्या करती है, मूव करती है, अंदर जाना या बाहर जाना। अब जैसे क्या हो गया, जैसे बाहर एनवायरनमेंट में आपको पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है, लेकिन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे बाहर के एनवायरनमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन तो क्या है, हाई है, यानी इसकी ज़्यादा है कंसंट्रेशन, लेकिन सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो जो CO2 होती है वो बाहर से कहाँ चली जाएगी, सेल के अंदर की तरफ, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब इस तरह से ऑक्सीजन कैसे बाहर आती है कि अंदर सेल के अंदर तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और बाहर जो है वो ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो अंदर से जो ऑक्सीजन है हाई से लो बाहर की तरफ आ जाएगी। इसी तरह से ऑक्सीजन भी अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है रेस्पिरेशन में। तो हमेशा याद रखना है कि डिफ्यूज़न जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है, और इसमें किसका एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 की गैसेज जो होती हैं O2 और CO2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। हम भी तो जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं रेस्पिरेशन में, तो ऑक्सीजन हमारी भी सेल में ऐसी जाती है। बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, जब ज़्यादा होती है, और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो बाहर से जो ऑक्सीजन होती है वो सेल के अंदर चली जाती है हमारी। और जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है और बाहर कम होती है, तो हमारी जो सेल्स होती है उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से क्या होती है, बाहर आती है। तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न। अब है ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्बर कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन वो ही सेम रहेगी, वो भी वाटर मॉलिक्यूल्स का भी जो मूवमेंट होता है वो भी हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू क्या होता है, लो कंसंट्रेशन होता है। तो ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो जो इवेंट है उससे होते हैं, एक तो डिफ्यूज़न और एक ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न से किसका होता है मूवमेंट, गैसेस का, और ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, व्हाट हैपन व्हेन सेल पुट इन वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉइल। तो हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, या सेम कंसंट्रेशन, या लो से हाई कंसंट्रेशन, जब किसी सेल को रखा जाता है तो उसमें किस तरह की इवेंट या घटनाएं होती हैं। तो सॉल्यूशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आपको इसको ध्यान से समझना है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और जब ऐसा होता है तो सेल की जो कंडीशन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो पहला हम पढ़ रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस। यदि कोई सेल है, जैसे कोई सेल है और यहाँ पर ये किसी सॉल्यूशन में रखी गई है, तो जो सॉल्यूशन में रखी गई है, तो यदि बाहर सेल के अंदर जो है सब वो है लिक्विड, उसकी कंसंट्रेशन तो क्या है, हाई हो, और आउटसाइड में कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। कि आउटसाइड में तो कंसंट्रेशन क्या है, लेस है, और देन इनसाइड द सेल किसकी अपेक्षा, सेल की अपेक्षा। अब आपको बताया है कि अंदर तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो जो मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है, हाई से लो की ओर। तो सेल के अंदर से जो सब्सटेंस है या फ्लूइड है, जो है वाटर है, सेल्स के अंदर जो वाटर है वो कहाँ आने लगेगा, बाहर आने लगेगा, हाई से लो की तरफ। याद रखना, अंदर तो हाई कंसंट्रेशन है वाटर का सेल के अंदर, और बाहर की तरफ क्या है, लो है। तो सेल के अंदर से जो वाटर है वो कहाँ आने लगेगा, बाहर की तरफ आने लगेगा। देन इनसाइड द सेल, ड्यू टू दिस सेल
लॉस वाटर, ऐसा होने पर जो सेल होती है वो वाटर को क्या करती है, लॉस करती है एंड सिंक, क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है या सिकुड़ जाती है। आया समझ में आपको? यदि जो कंसंट्रेशन है ऑफ सॉल्यूशन, बाहर की तरफ जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन तो क्या है, लेस है, और सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, तो सेल के अंदर जो वाटर है वो क्या होने लगेगा, बाहर आने लगेगा, क्योंकि हाई से कहाँ होगा, लो की तरफ, और जो सेल होगी वो वाटर को क्या करेगी, लॉस करेगी, और वाटर के लॉस होने से सेल क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। तो ये आपको मैंने डायग्राम बनाया है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर। नेक्स्ट कंडीशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। अब यदि सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाए जहाँ पर बाहर और अंदर दोनों ही तरफ जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने वाटर लॉस करेगी सेल उतने ही वाटर को क्या करेगी, गेन करेगी। यानी जितना वाटर सेल से बाहर आ रहा है उतना ही वाटर क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। तो सेल का जो साइज है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल, ड्यू टू दिस सेल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज लॉस्ड, कि जितने वाटर को वो लॉस करेगी उतने ही वाटर को वो क्या करेगी, गेन करेगी। तो इस तरह से सेल के साइज में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी जितना साइज जितना सेल का उतना ही रहेगा, क्योंकि जितना बाहर वाटर आ रहा है उतना ही क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है। क्योंकि जो ये सॉल्यूशन जिसमें रखा गया है वो कौन से सॉल्यूशन में रखी गई है, इक्वल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, सेल के अंदर का भी और बाहर का भी। अब है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर। अब बाहर तो कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है देन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर की अपेक्षा। ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर, तो क्या होगा कि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो सेल के अंदर वाटर क्या होता जाएगा, जाता जाएगा। यानी सेल वाटर को क्या करती जाएगी, गेन करती जाएगी, अपने अंदर वाटर को क्या है, लेती जाएगी, और सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी एंड मे बी फ्रेश। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतनी फूल जाए कि वो ब्रस्ट भी हो सकती है या फट भी सकती है। तो ये तीन कंडीशन है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई है और बाहर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो सेल में से वाटर कहाँ आएगा, बाहर आएगा, यानी सेल वाटर को क्या करेगी, लॉस करेगी, और जब सेल में से वाटर निकलता जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। यानी इसमें दोनों तरफ एरो लगाए, यानी पार बाहर आ रहा है। आइसोटोनिक, इक्वल कंसंट्रेशन है इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, तो जितना वाटर वो गेन कर रही है उतने ही वाटर को क्या करेगी, सेल लॉस करेगी। तो जितना वाटर अंदर जा रहा है उतना ही क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो सेल के साइज में कोई भी चेंज नहीं होगा। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब है बाहर तो सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, लो है, तो हमेशा मूवमेंट होता है हाई से लो की तरफ, तो जो वाटर है वो सेल के अंदर जाता जाएगा, यानी सेल जो है वो वाटर को अपने अंदर लेती जाएगी या गेन करती जाएगी, और ऐसा होने से सेल क्या हो जाएगी, जो कि स्वेल हो जाएगी या फूल जाएगी। और कभी कभी इतना वाटर वो गेन कर ले और फूलती जाए तो लास्ट में ऐसे सेल क्या हो सकती है, ब्रस्ट भी हो सकती है या फट भी सकती है। तो इस तरह से आज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि कितने उससे होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, और उसके बाद हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं जब सेल को रखते हैं, तो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ये तीनों पढ़ा है। इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन की जो करैक्टर्स हैं उनको हमने पढ़े। तो आज हमने ये पूरा पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपके न्यूक्लियस, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आपको अपने घर से पे जो होमवर्क कॉपी है उसमें जो क्वेश्चन करने हैं वो आपको एक तो यही करना है कि व्हाट इज हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है व्हाट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस,
और थर्ड क्वेश्चन करना है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या राइट द कैरेक्टर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने लिखी हैं ये सारी आपको लिखनी है। तो 3 क्वेश्चंस आपको कर लिए, फर्स्ट, सेकंड और 3। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें जो दूसरा मेन कंपोनेंट है न्यूक्लियस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।